नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। यह राजवंश जो है दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत आता है। दिल्ली सल्तनत काल की समय अवधि जो हम देखते हैं वह 1206 से 1526 ईस्वी के बीच माना जाता है, जिसमें हम 5 राजवंश को देखते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। जिसमें हम पिछले वीडियो में गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। तुगलक वंश का जो शासनकाल का समय अवधि था वह था 1320 से 1414 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत में यह जो राजवंश है सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला माना जाता है। इस वंश के जो संस्थापक थे वह थे गाजी मलिक, जिसे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है। इनका जो समय अवधि है शासनकाल का वह है 1320 से 1325 के बीच। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। यानी कि इनका पहला जो नाम था वह था गाजी मलिक और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। कृषि के विकास के लिए इन्होंने नहरों का निर्माण करवाया और यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने नहर का निर्माण करवाया। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनवाया, यानी कि डाक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर भी ध्यान दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के कार्य क्या रहे, इन्होंने क्या कार्य किया, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद सैन्य अभियान के बारे में देखेंगे। तो इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी कराया। इन्होंने क्या किया कि अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी और इन्होंने सिंचाई के लिए कुआं एवं नहरों का निर्माण करवाया। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो चलाई गई घोड़े को दागने की प्रथा थी और चेहरा प्रथा थी, उसको इन्होंने प्रभावी तरीके से लागू किया। उसके बाद सैन्य अभियान के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तेलंगाना विजय। जूना खां के नेतृत्व में, यानी कि इनका पुत्र था जूना खां, तो जूना खां के नेतृत्व में इनकी सेना ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की और इसी के बाद जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तिरहुती विजय, यानी कि मंगोलों पर विजय यहाँ पर देखने को मिलता है। जूना खां के नेतृत्व में इन्होंने मंगोलों पर भी विजय प्राप्त की, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसके बाद हम देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक खुद के नेतृत्व में, यानी कि स्वयं के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया और जब यह बंगाल से वापस लौट रहे थे तो इन्होंने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भिजवाया कि वह दिल्ली को छोड़ दें। इसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने यह कहा कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और कैसे होती है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था तो लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही, यानी कि जैसे ये घुसते हैं वह महल इन पर गिर जाता है, जिसमें दबकर इनकी मृत्यु हो जाती है मार्च 1325 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे, इनकी तो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखेंगे। इनका जो शासनकाल का समय अवधि है वह है 1325 से 1351। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद इनका पुत्र जो है जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान थे और अपनी सनक भरी योजना के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। ये योजना अधिक बनाते थे जो कि पूर्ण रूप से यह लागू तो नहीं हुआ, यह योजना सारी इनकी असफल रह गई। तो इस कारण इन्हें
स्वपनशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। तो इनकी कुछ योजनाओं के बारे में हम देखेंगे, जैसे कि दोआब में कर वृद्धि योजना, राजधानी परिवर्तन की योजना, प्रतीक मुद्रा की योजना और खुरासान अभियान की योजना, कराचिल अभियान की योजना और कृषि उत्पादन वृद्धि की योजना। सारी योजनाएं ये सारी असफल रह गई थी, जिसमें हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे दोआब में कर वृद्धि की योजना। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य की आय को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई। इनका उद्देश्य था राज्य की आय को बढ़ाना। इस योजना को सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में इन्होंने लागू किया। परंतु जब इसने यह योजना लागू की तो क्या होता है कि दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ जाती है और किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे, यानी कि उन्हें सहायता मदद चाहिए था, और उसी समय यह योजना लागू हो गई। परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं कि किसानों ने विद्रोह कर दिया, और यह किसान का पहला विद्रोह था। जब अकाल पड़ा, जब ये योजना लागू की उसी समय अकाल पड़ जाता है। तो इसका मुख्य कारण है असफल होने का। किसानों के विद्रोह के कारण इसने किसानों के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक विभाग बनाया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह योजना असफल हो जाता है। मुख्य कारण है कि अकाल पड़ जाता है। दूसरा है राजधानी परिवर्तन की योजना, यह भी असफल हो जाता है। इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया, और इसका मुख्य उद्देश्य मंगोल आक्रमण से रक्षा करना था तथा दक्षिण में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करके वहां राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था। इसलिए इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बनाने का आदेश दिया, जो कि असफल रहा, और बाद में इसे क्या करना पड़ता है कि फिर से राजधानी दिल्ली को ही बनाना पड़ता है। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा की योजना, यह भी असफल हो जाता है। लोग अपने घरों में ही मुद्रा बनाने लगते हैं, क्योंकि यह मुद्रा बनाने की जो कला थी वो गुप्त रूप से नहीं रखा, सभी लोग जान गए और अपने घर में बनाना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए, जिसका मूल्य चांदी के टंके के मूल्य के बराबर होता था। इसने अपनी मुद्रा की निर्माण विधि को गुप्त नहीं रखा, जिस कारण घर घर नकली सिक्का बनने लगा और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर जाता है। जब इसे समझ आता है कि उसकी योजना असफल हो गई है, तो इसने तब आदेश देता है कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा है उन्हें जमा करके बदले में चांदी के सिक्के ले जाएं। तो यह योजना भी इनका सफल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं खुरासान यानी ईरान अभियान योजना। आज के समय में यह ईरान है। इस समय ईरान में मंगोलों के शासन का पतन हो गया था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की योजना बनाई, आक्रमण की योजना बनाई। इसके लिए इसने क्या किया कि 3,70,000 सैनिकों की सेना तैयार की और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया, यानी कि पहले मतलब एक साल का पहले का ही वेतन दे दिया, जबकि अभी काम करना बाकी था। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसने अंतिम समय में खुरासान के शासक से संधि कर ली। तो यानी जो वेतन दिया था 1 साल पहले का ही पहले से ही दे दिया, तो ये सारा बेकार चला गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह अभियान योजना भी असफल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कराचिल अभियान योजना। तो इतने सारे सैनिक थे 3,70,000। तो इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय का दुर्गम चोटी कराचिल अभियान के लिए भेज दिया, जहां पर अधिकांश सैनिक रास्ता भटक गए और कुछ आपस में ही लड़कर मर गए। उसके बाद हम देखते हैं कि इब्न बतूता के अनुसार अंत में उन्होंने बताया, इब्न बतूता, कि केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आ पाए। इसी के समय मोरक्को की यात्री इब्न बतूता भारत आया था। ये मोरक्को के थे इब्न बतूता, और
मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से खुश होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, यानी कि इब्न बतूता को। उसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की, और इसी के साथ 1347 ईस्वी में एक और स्वतंत्र राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट में क्या होता है। सारी योजनाएं तो असफल हो जाती है। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 20 मार्च 1351 को दौलताबाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा है कि जनता को अपनी राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गई। अब इनकी मृत्यु के बाद अगला शासन व्यवस्था हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से 1388 के बीच देखा जाता है। फिरोज शाह तुगलक जो है 45 वर्ष की आयु में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं, और गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने बहुत सारे उन निर्णय को वापस ले लिया जो कि उनके पहले के शासक द्वारा चलाए जा रहे थे, लिए गए थे निर्णय जो इन्होंने वापस ले लिया। इन्होंने शरीयत के अनुसार शासन किया, और शरीयत में जिन करों का उल्लेख, यानी कि कुरान के अनुसार जो नियम कानून है उसके अनुसार शासन किया, और जो जिन करों का उल्लेख नहीं किया गया था उसे बंद कर दिया। फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे, और कुछ इतिहासकार ने इन्हें सल्तनत काल का अकबर कहा है। और फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक रहा। उसके बाद इसके कल्याणकारी कार्य क्या रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक शासक बनते ही इसने किसानों के ऋणों को माफ कर दिया, और इसके द्वारा 4 कर लगाए गए थे, जिसमें खराज यानी लगान, खुम्स युद्ध में लूट के माल पर कर, जजिया गैर मुसलमान पर लगने वाला कर जो था, और जकात जो कि गरीबों को दिया जाता था। उसके अंतर्गत हम देखेंगे राजनीतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन। इसने राजनीतिक अपराध जैसे कि राजद्रोह गबन के दंड विधान में परिवर्तन करके कठोर दंड की जगह सामान्य दंड देने की व्यवस्था की। तो इन्होंने कठोर दंड व्यवस्था को हटाया और उसके जगह सामान्य दंड व्यवस्था को लागू किया। सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने आदेश दिया कि सरकारी सेवक के वृद्ध होने या मृत्यु होने पर उसके बाद क्या होगा कि उसके पुत्र अथवा दामाद अथवा दास को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाएगा। तो वंशानुगत इसने बनाया, और उसके बाद हम देखते हैं कि नकद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था शुरुआत की। इसने उच्च सैनिकों को नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था शुरू की। मुद्रा में सुधार किया। देखते हैं क्या किया इन्होंने। 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया, संस्गनी और अध और विक। यह चांदी की मुद्रा थी। संस्गनी जो थी चांदी की मुद्रा थी, यह टका के मूल्य का 1/6 भाग थी। अध यह तांबे की मुद्रा थी, यह जीतल के मूल्य का 1/2 थी। और विक यह तांबे की मुद्रा थी, यह जीतल के मूल्य के 1/4 थे। नहरों के निर्माण के बारे में देखेंगे। यह सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया, और यह नहर जो थी दिल्ली एवं हरियाणा के मध्य केंद्रित थी, बीच स्थित थी। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे उनसे सिंचाई कर लिया जाता था, जो उपज का 1/10 भाग होता था। जो कर लिया जाता था उसे हक ए शब्र के नाम से जाना जाता था। यह दास प्रेमी था, दासों से बहुत प्रेम करता था। यह सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था, और इसके पास 1,80,000 दास थे। इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवान ए बंदगान यानी कि दासों का विभाग स्थापित किया, और प्रत्येक दास को 10 से 100 टन का वार्षिक वेतन भी देता था।
उसके बाद हम देखेंगे शिफा खाना की व्यवस्था यानी कि निशुल्क चिकित्सालय अस्पताल। इसने अनेकों निशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करवाई और दार उल सफा नामक राजकीय अस्पताल खुलवाए। उसके बाद इसके उत्तराधिकारी के बारे में देखेंगे। इसके दो पुत्र थे, फतेह खान और मोहम्मद खान। फतेह खान की मृत्यु इसके जीवन काल में ही हो जाती है और मोहम्मद खान यानी कि दूसरा पुत्र जो था, मोहम्मद खान को फिरोज शाह के दासों ने राजधानी से भगा दिया, यानी कि फिरोज शाह के जो दास थे इनके दूसरे पुत्र को भगा देते हैं। इस कारण फतेह खान का पुत्र तुगलक शाह द्वितीय इसका उत्तराधिकारी बना, यानी कि जो पुत्र इनका मर गया था, डेथ कर गया था फतेह खान, उसी का बेटा तुगलक शाह द्वितीय अगला उत्तराधिकारी बना, जिसने 1388 से 89 तक शासन किया। 1389 में इसकी मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई अबू बकर शाह दिल्ली का सुल्तान बना। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसके बाद छोटे काल के लिए और भी कई सुल्तान बने, पर इनका प्रभाव अधिक नहीं रहा। और तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान हम नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, जो कि अंतिम शासक था। मार्च 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह बना और इसकी दुर्दशा को देखकर व्यंग से कहा जाता था कि विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है, यानी कि काफ़ी यह अयोग्य शासक रहा। और इसके बाद हम देखते हैं कि 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया और यहाँ पर देखते हैं कि सुल्तान स्वयं गुजरात भाग जाता है। पुनः वजीर मल्लू खान ने सुल्तान को दिल्ली बुलाकर गद्दी पर बैठाते हैं और सन 1414 ईस्वी में हम देखते हैं कि महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिससे तुगलक वंश का यहाँ पर अंत देखने को मिलता है। उसके बाद सैयद वंश की स्थापना होती है और उसके बाद लोधी वंश के बारे में देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दो राजवंश यहाँ पर बच गए हैं, सैयद वंश और लोधी वंश, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसे पिछले वीडियो में हम गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में देख लिए और आज की वीडियो में तुगलक वंश देख लिए और आगे की वीडियो में सैयद और लोधी वंश देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।